अभी आप जैसे बोल रहे हो एमआईएम की अंदर इंटरनल जो भी बात है, तो आपको एमआईएम का फ्यूचर कहाँ पे दिखता है? पार्टी को इसने देवेंद्र फडणवीस को भेज दिया। आप बोल रहे थे कि एमआईएम के कुछ पार्टियों के साथ कॉन्टैक्ट्स है। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैंने कहा भी अपने एक स्पीच में कि इम्तियाज जलील, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो अपने पूरे व्हाट्सएप मैसेज और पूरे टेलीफोन रिकॉर्डिंग बता दो कितने वक्त आपने फडणवीस की हिदायत पे काम किया, जो हम भी बता देंगे, उसमें क्या खास बात है। हारून मखाती की एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें वो एक सवाल कर रहे थे आपसे कि जो 60,000 वोट्स हैं वो आपके हैं, एमआईएम के हैं, असदुद्दीन साहब के हैं। अब हारून मखाती का जवाब देना मैं कुछ जरूरी समझता नहीं, क्या उसकी हैसियत है और क्या उसका मुकाम है। जैसे आपका एक चीज पे क्या बोलना है? आप इम्तियाज साहब खुद को शाहरुख खान बुलाते हैं। आगे वो दंगा गई जी, कहाँ बात करेगा तुम शाहरुख खान क्या है, शाहरुख खान सुना तो आत्महत्या करेंगे, क्या गया तुम, ये और बात है। मगर उनके मकान का जो नाम है ना मन्नत, मैंने सुना कि शाहरुख खान ने वो देख के अपने मकान का नाम मन्नत अस्सलाम वालेकुम। तो आई एम मुदस्सिर सैयद और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड आई वाज लकी इनफ कि मैं एक बहुत ही औरंगाबाद की जानी मानी शख्सियत का पॉडकास्ट ले रहा हूँ विच इज़ डॉक्टर गफ़ार खत्री साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और एक लिस्ट है मेरे पास क्वेश्चंस की, तो पहले फॉर्मल क्वेश्चंस है, फिर आपकी थोड़ी सियासत वाली एक सवाल आता है थोड़ा सा। तो यू आर वेलकम, स्टार्ट योर क्वेश्चन। ओके। तो सर आप पहले मेडिकल फील्ड में थे, तो वहां से आपका सियासत तक का सफर कैसा था? देखिए, मेरा एमबीबीएस का जो एडमिशन है 1974 का है, उसको तकरीबन अब ऐसा 26 और 24 50 साल हो गए। उस वक्त मराठवाड़ा में एक ही मेडिकल कॉलेज था और मैं उस मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद। फिर मैंने एमबीबीएस पास करने के बाद 10 साल प्रैक्टिस की। फिर मुझे ख्याल पैदा हुआ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, तो फिर मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स किया। प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, काम काज होते थे। मेरी बीवी गायनाकोलॉजिस्ट है, मगर रफ्ता रफ्ता कुछ समाजी सियासी काम शुरू हुए। एक हमारे पास एजुकेशन की बहुत बड़ी सोसाइटी है, अंजुमन इशात तालीम। उस संस्था का काफी डिस्प्यूट था, झगड़े थे। कुछ लोग आए और मुझे उस संस्था का अध्यक्ष बनने का एक मौका मिला। 1997, आज 27 साल हो चुके हैं, मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूँ और वो संस्था में काफी सुधार भी लाया हूँ। जामे मस्जिद के पीछे जो मौलाना आजाद हाई स्कूल है, सागर होटल के बाजू जो जियाउल गर्ल्स हाई स्कूल है, खुर्दाबाद में हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज है, पैठन में हाई स्कूल है, शहर में प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसका मैं 27 साल से अध्यक्ष हूँ। उस बीच में हमारे एक दोस्त थे वसंतराव काले, वो विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, बहुत दोस्ती थी, सेनेट में थे। क्यों तो मैं 81 से 86 तक यूनिवर्सिटी में मेडिकल ऑफिसर था, तो 86 को उनसे कांटेक्ट आ गया। फिर उनके जरिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में गया, फिर उनसे दोस्ती बहुत थी, तो फिर बीएड कॉलेज का परमिशन, एनओसी, फिर कई डीएड कॉलेज, फिर एमएड कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर सीबीएसई स्कूल्स। तो वो जो सोसाइटी है उसका नाम है एवरेस्ट एजुकेशनल सोसाइटी। एक कैंपस है औरंगाबाद में 15 एकड़ का, एक कैंपस है खुर्दाबाद में 8 एकड़ का। ये सब सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। उसी के माध्यम से शरद पवार साहब से पहचान हुई,
फिर मुझे मेरी पार्टी का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उस जमाने में एक कायदा बना के मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने एक माइनॉरिटी कमीशन बनाना चाहिए, और मैं उस कमीशन का मेंबर था 6 साल। कमीशन के मेंबर्स को स्टैट्यूटरी या कानूनी पावर्स होते हैं। उस 6 साल में बहुत काम किया। फिर 2009 मैंने सोचा था कि चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे कोई टिकट नहीं मिला। 2014 में एनसीपी की टिकट के बहुत भागदौड़ की। उस दौरान असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे औरंगाबाद मशरिक का टिकट दिया। और फिर 2014 से एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं आ गया। अब 2014 के चुनाव में 60,000 वोट मिले, तकरीबन 3,000 वोटों से मैं हार गया। मगर मैं इस कोशिश में था और कोशिश में रहा कि हमको ये चुनाव जीतना है। 2014 में जो मुकाबला हुआ राजेंद्र दर्डा जी से था, वो इस राज्य के कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनकी जमानत तो मैंने जब्त कराई। फिर 2019 में भी मुझे 80,000 वोट मिले, मैं दूसरे नंबर पर था। अब 2024 का फिर उम्मीदवार हूं और आपके सामने बैठा हूं। इस तरह से डॉक्टर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पहुंचा, सियासत में पहुंचा, और आज फुल टाइम पॉलिटिक्स करता हूं और डॉक्टरी नहीं करता हूं। जी, तो अभी रिसेंटली हारून मुखाती की एक क्लिप वायरल हो रही थी, जिसमें वो एक सवाल कर रहे थे आपसे कि जो 60,000 वोट्स है वो आपके हैं, एमआईएम के हैं, असदुद्दीन साहब के हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या जवाब है? अब हारून मुखाती का जवाब देना मैं कुछ जरूरी समझता नहीं। क्या उसकी हैसियत है और क्या उसका मुकाम है। बहरहाल उसका जवाब देना कोई बेहतर बात नहीं है। उस जमाने में एमआईएम की वेव थी, हमारा कुछ पर्सनल काम भी था। और एक बात सुन लीजिए कि इंतखाबात में पार्टी की भी अहमियत होती है, उम्मीदवार की भी अहमियत होती है, और वही बात घर से पानी की भी अहमियत होती है। मुखाती साहब सियासत के मैदान में अभी बच्चे हैं, इधर उधर कुछ बोलते रहते हैं। चरण दीजिए, कोई बात, उसके जवाब देने कोई खास बात नहीं है। एमआईएम के कुछ सपोर्टर्स है जो पहले आपके भी सपोर्टर्स थे, तो वो लोग थोड़ा सा एक अनश्योर हो गए हैं आपके इस डिसीजन को लेके कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, तो उनको आपका क्या कहना है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या तकरीबन 92,000 थी। मैंने मेहनत करके मुस्लिम वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया। 2019 में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1,10,000 हुई, और 19 से 24 तक मुसलसिल वोटर्स रजिस्ट्रेशन के मैंने काम किए। मशरक़ी हल्के में घर घर में जाता हूं, तमाम तबकात से हमारी पहचान है, दोस्ती है। ये और बात है कि एमआईएम के नाम पे हमारे गैर मुस्लिम भाई थोड़ा बिचकते हैं, उनके पास हिचकिचाहट है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कई दफा बहुतों की मौजूदगी में मुझसे कहा था कि मशरक़ी हल्के असेंबली औरंगाबाद से हम तुमको टिकट भी देंगे, 2024 में चुनकर भी आएंगे। देखिए, पार्लियामेंट के जब नताइज सामने आए, 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में सब में ज्यादा वोट 89,000 और कुछ हमारे हल्के में आए। सच तो यह है कि बैरिस्टर साहब ने अपने वादे को वफा नहीं किया, बैरिस्टर साहब ने सिचुएशन को वाजे नहीं किया। मैं 10 साल से पार्टी के काम कर रहा हूं, मैं उनके पास गया, वो मुझे 3 मिनट का टाइम नहीं दे सके।
5 मिनट का टाइम नहीं दे सके। मैं उनसे बात करना चाह रहा था, फिर मैंने उन्हें खत लिखा, वो खत का जवाब आज तक नहीं आया। सच बात तो यह है, एक अंग्रेजी में वर्ड है ना, यूज एंड थ्रो। बैरिस्टर साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इम्तियाज जलील, ये सब ने हमको इस्तेमाल किया, और जब वक्त आया तो हमको उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। और वो भी ऐसा किया, वो चाह रहे थे कि दूसरे सियासी दरवाजे बंद हो जाना। देखिए, टिकट देने का जो टाइम होता है ना, एक शेड्यूल होता है। अगर किसी पार्टी का नॉमिनेशन डिक्लेयर हो जाए, फिर वो चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है। वो तो इतने ऑक्सीजन पे हमको रख रहे थे कि दूसरे दरवाजे बंद हो जाना, तो फिर हमने जाना। एक बात और सुन लीजिए, MIM ने, इम्तियाज जलील साहब ने इस बात की बेपनाह कोशिश की, उसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए कि कांग्रेस पार्टी का टिकट हमको ना मिले। बगैर MIM ने हमसे बहुत मोहब्बत की है। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र की जनता को, बिलखुसूस मेरे असेंबली के कंस्टिट्यूंसी में जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको ये हकीकत मालूम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि MIM को मैंने छोड़ा। मैं ये कह सकता हूं कि MIM ने हमसे दगा दी, हमको हमारा हक नहीं दिया। जो वादा कई दफा उन्होंने मुझसे अवाम के सामने किया था, वो वादे को पूरा नहीं किया। अभी आप जैसे बोले कि आपको आप एक टर्मिनोलॉजी यूज किए, यूज एंड थ्रो, तो आप उसको थोड़ा सही से एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ डिड दे यूज। देखो, 2019 के बाद जब मेरी नाराजगी पार्टी के साथ में थी, और मैंने असद साहब से भी कहा था कि हमारी शिकस्त का जिम्मेदार इम्तियाज जलील है, तो उन्होंने मुझे प्रदेश का कार्य अध्यक्ष बनाया, जिसे हम कहते हैं वर्किंग प्रेसिडेंट। और ये भी कहा कि इम्तियाज जलील साहब पर बहुत एतराज़ात हैं, अगर हम उनको बदल देते हैं तो दुश्मन ये समझेंगे, मुखालिफिन ये समझेंगे कि वो इल्ज़ामात सही है। ठीक है, कार्य अध्यक्ष बनने के बाद पूरे महाराष्ट्र का मैंने दावा किया, पार्टी के संगठन को मैंने मजबूत किया। जहां जहां फसाद हुए, अकोला का फसाद हो, अमरावती का फसाद हो, अहमदनगर का फसाद हो, उन मुकामात पर मैं पहुंचा, मैंने नुमाइंदगी की, उन फसाद ज़दगान को पैसों से मदद की, जो पुलिस डिपार्टमेंट था उनसे बात की। मुस्लिम नौजवानों की पुलिस कस्टडी में जो मौत होती है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, वहां डॉक्टर गफ्फार कादरी पहुंचा। यवतमाल में धागा बोल के एक तालुका है, वहां पे शेख इरफान की कस्टडी में डेथ हुई थी। जरीन खान की पगड़ी में कस्टडी में डेथ हुई थी। अमरनेर जलगांव का एक थोड़ा तालुका है, गांव है, वहां पे यूसुफ टोपी बोल के कारपोरेटर नगर सेवक हुआ करते हैं, उनके जवान बेटे की कस्टडी में मौत हुई थी। तो जहां जहां कस्टोडियल डेथ हुई है, हमने मामले को उठाया। हद तो यह है कि नागपुर हाईकोर्ट बेंच, मैंने अपने जाती खर्चे से धावगा में जो शेख इरफान को कस्टडी में डेथ हुई थी, उसका मुकदमा क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल किया, और उसमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल सस्पेंड है, और 302 का गुना दाखिल है। फिर मैं आपको बता दूं, ये छोटा नजदीक का गांव है अपने बीर डिस्ट्रिक्ट में, सोडीबो के मुकाम है। उस सोडी में एक 6 साल मुस्लिम बच्ची पे बलात्कार हुआ था। वो जो आईवो था, उसने
उस कल्प्रिट को एक दिन में जमानत दिला दी। मैं स्पेशल आईजीपी पलसाना के पास गया, ना सिर्फ उसकी कस्टडी गया पुलिस में केस कोर्ट में करके, बल्कि जो आईओ था उसको मैंने सस्पेंड कराया। कभी आपको वक्त मिला तो अजहर नाम का बच्चा है उस्मानाबाद में, वो अजहर नाम का बच्चा उस्मानाबाद का शहर सदर था एमआईएम का। तकरीबन 30 बच्चों पे गुने दाखिल हुए थे और ये 30 में से 20 बच्चे स्पॉट पे थे ही नहीं, वो कहीं शादी में गए थे, एक दो का तो इंतकाल भी हो चुका था। और बस उस मामले में पुलिस बड़ी गुस्से में थी, वे तो पथराव हुआ था, काफी पुलिस वाले जख्मी हुए थे, बच्चे भी जख्मी हुए थे। मैं स्पेशल आईजीपी के पास बैठा, वीडियो क्लिप बताया और उन तमाम मामलात में तकरीबन 22 बच्चे जो बेगुनाह थे उनके नाम निकालने लगा। वो अजहर नाम का बच्चा, कभी आपको मैं फोन नंबर देता हूं, बात कर लीजिए, 5 दिन तक इम्तियाज जलील के मकान के सामने बैठा, ये पट्टे के कान पे जू भी नहीं लगी। कोविड का मामला आया, हमने लाखों रुपए के फूड पैकेट्स तकसीम किए। जहां कहीं पुलिस स्टेशन में मसला हुआ हम पहुंच जाते हैं। तो हम ये जो खिदमात अंजाम दिए आपसे कह रहे हैं, ये खिदमात में जो कि जिम्मेदारी महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील की थी, उनका कोई कंट्रीब्यूशन, कोई काम नहीं है। उनका काम तो कुछ और है, अब क्या बताएं आपको हम। अभी आप कह रहे हो जैसे अजहर नाम का जो बच्चा है, इनके जैसे काफी और एमआईएम के अध्यक्ष हैं। अब देखिए ना, मॉब लिंचिंग का वाकया है, जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई वहां पहुंचा। अब खुरैश नगर, बंबई में कुर्गा में अफवान अंसारी को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, गांव रक्षकों ने मार दिया। ये थाना डिस्ट्रिक्ट में परगा बोल के गांव है, वहां उस्मान अंसारी को मार दिए। हम उनके घर पहुंचे, उनकी कानूनी मदद किए, उनको फाइनेंशियल मदद किए, उनके केसेस को उठाए हमने। मकसद ये था कि जहां जहां जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, पुलिस की एक्सेसेस हुए, हमने नुमाइंदगी की है। और अजहर नाम के ऐसे कई बच्चे हैं। अभी मैं आपको क्या बता दूं, कामटी का हमारा साथी है शकीबुर रहमान, उससे बात कीजिए। अकोला के हमारे साथी है, उनसे बात कीजिए। बंबई के हमारे साथियों से बात कीजिए। वो सब कहेंगे कि जब हमने आवाज दी कि गफ्फार कादरी भाग कर दौड़ कर आए और इम्तियाज जलील साहब ने फोन कॉल भी रिसीव नहीं किया, तो इसका पार्टी ने हमको ये सिखा दिया कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमको अंधेरे में रखकर हमारा टिकट काटने की कोशिश की। थोड़ा ने समझ दिया, सूझ दिया, कांग्रेस का दरवाजा खटखटाए, वहां इन्हीं की वजह से टिकट नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को डराया था कि हम नांदेड़ की पार्लियामेंट की सीट करेंगे, तुम्हारी सीटें गिरा देंगे। ये गफ्फार कादरी की वजह से सिर्फ 16 सीटों पे ही कंटेस्ट कर रहे हैं वो, वरना गुज़िश्ता टाइम 51 सीटों पे उम्मीदवार दिए थे उन्होंने। इधर से भी इम्तियाज जलील को अपनी सीट बचाना है। कोई आओ या कोई जाओ, कोई चुन के आओ या कोई इलेक्शन हारो, सिर्फ खुद के वास्ते उन्होंने सब कुछ किया है। तो अभी आप जैसे बोल रहे हो एमआईएम की अंदर इंटरनल जो भी बातें हैं, तो आपको एमआईएम का फ्यूचर कहाँ पे दिखता है, वो आगे जाके? अब इसने बचाया क्या फ्यूचर? फ्यूचर का क्या सवाल पैदा होता? पार्टी को इसने देवेंद्र फडणवीस को भेज दिया। देखो, वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का इत्तेहाद टूट गया। और टूटने की वजह क्या थी भाई? अगर वो इत्तेहाद रहता तो महाराष्ट्र में सत्ता की कुंजी वंचित और एमआईएम के हाथ में रहती, मगर इसको सिवाय इम्तियाज जलील के बाकी कोई काम नहीं है। हमारा इम्तियाज जलील बहुत बड़ा डीलर है,
सिर्फ पैसे कमाने के पॉलिटिक्स में आया है। अपने गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज में उसे दगार कहते हैं। वो लीडर नहीं है, वो डीलर है, वो सौदागर है, वो दगार है। अब जब पार्टी दगारों के हाथ में आती है तो पार्टी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। आप बोल रहे थे कि एमआईएम के कुछ पार्टियों के साथ कॉन्टैक्ट्स है, जो कुछ बाहर की पार्टी है उनके साथ कॉन्टैक्ट्स है। तो कौन सी पार्टियां? बीजेपी, कांग्रेस। अरे भाई, जैसे आप बोल रहे हो कि कांग्रेस, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैंने कहा भी अपने एक स्पीच में कि इम्तियाज जलील, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो अपने पूरे व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल्स और पूरे टेलीफोन रिकॉर्डिंग बता दो। कितने वक्त आपने फडणवीस की हिदायत पे काम किया है, जो हम भी बता देंगे, उसमें क्या खास बात है। यानी उम्मीदवार देने से पहले ये अपने बाप फडणवीस से बात करते हैं। इनके फैसले देवेंद्र फडणवीस करता। भाई, अगर इनमें इतना ही दम है ना तो जाओ ना साउथ वेस्ट नागपुर, जो देवेंद्र फडणवीस की कंस्टिट्यूंसी है, वहां से चुन के आओ। अब हालत तो ये है कि ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। अभी असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव इंशाल्लाह हारेंगे वो, फिर वो कारपोरेशन में भी उम्मीदवार बन जाएंगे। फिक्र मत कीजिए, वो कारपोरेशन चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। तो आपकी एमआईएम की जो जर्नी थी, इसमें आपको जो भी बिट्रेयल्स बोल सकते हैं जो आपको मिले, तो आपको उससे आपकी फ्यूचर के लिए क्या सीख मिली? नहीं, ठीक बात ये है कि लीडरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो, असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में जबिंदा खान से कहा था, जब जावेद कुरैशी की एमआईएम में एंट्री हुई थी। जावेद कुरैशी पार्टी का फाउंडर मेंबर है, फाउंडर प्रेसिडेंट है। असद साहब ने कहा था, जावेद कुरैशी आज हमारे सीने से रख गए हैं। असद साहब ने कहा था कि अब मौत ही हमको जुदा करेगी। असद साहब ने कहा था, या तो मैं उनके कांधों पे जाऊंगा या मेरे कांधों पे जाएगा। चंद ही महीनों के बाद इम्तियाज जलील साहब ने आम खास में उनके सामने कहा, 56 आएंगे 56 जाएंगे। ये हो गया नंबर 1 इंसिडेंस। दूसरा इंसिडेंस वही 2019 के चुनाव में मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब को अज्जू पहलवान, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कटकट गेट पे रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए, उनके मकान लेकर गया था। मामला ये था, उनके एक निस्बती भाई थे, कोई हाजी शेर खान, उनके मर्डर का मामला था। तो इम्तियाज जलील साहब मर्डर करने वालों का साथ दे रहे थे, इसलिए वो दुखी और नाराज थे। असद साहब ने बैठ के उनसे कहा, अज्जू भाई, ये नंबर रखो, जब चाहे मुझे फोन कर सकते हो, मैं आपका फोन उठाऊंगा। और बेचारा 5 साल तक फोन करते रहा, एक बार भी फोन नहीं उठाया। मुझसे कहा, हम सीट चुन के आपको गिफ्ट में देंगे। प्रकाश अंबेडकर गोद में उठाकर कहा, हमारे बड़े भाई है। ये तो मेरे अपने तजुर्बा बता रहा। तो समझ में ये आता है कि सियासी लीडर क्या कहता है और क्या करता है, ये समझना चाहिए। और आपने चीजों को असेसमेंट करना चाहिए। एक चीज समझ में आई है कि अपने को तमाम चीजों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हुए, पॉसन कौन देखते हुए सीखना चाहिए। ये बातें मुझ ज्यादा उम्र के आदमी को इसलिए भी कहना जरूरी है कि मैसेज मैं यंग जनरेशन को देना चाहता हूं कि कोई आपके गले में हाथ डाल दे, कोई आपके गले में शाल पहना दे, कोई आपको पप्पी कर दे, कोई आपके दोनों गाल पकड़ गए, आपके पेशानी को बोसा दे, समझ जाओ वो आपको जुबा करने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये मैसेज मैं यंग जनरेशन को देना चाहता हूं। हमारे मुस्लिम नौजवान, हमारे दलित भाई बहुत इमोशनल होते हैं। भाई, हमारे नेता ने पीठ पे हाथ रख दिया, नेता ने मेरे घर पे आके खाना खाकर गया, नेता ने शाल पिना दी, नेता ने पप्पी कर दिया,
मेरा ये मानना है, नेता ने कार्यकर्ता को मान सम्मान देना चाहिए, उसके सुख दुख में भाग कर आना चाहिए और उसका जो सियासी हक है वो देना चाहिए। पप्पी करने के मेरे माँ बाप काफी है, मेरे बीवी बच्चे काफी है, इनके ना पप्पियों की जरूरत है, ना इनके गले मिलने की जरूरत है, ना शाग पहनाने की जरूरत है। ये मैसेज मैं आपके इस पॉडकास्ट के जरिए देना चाहता हूँ। आपको लगता है कि एमआईएम पार्टी में और बहुत सारे आपके जैसे लोग हैं जो जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, सच्चाई तो ये है, एक बात मैं देखा कि हमारे पास गैर जरूरी हीरो वर्शिप है, यानी लोगों में सवाल पूछने की ताकत नहीं है। जूते उठाने का माहौल और मिजाज खास तौर पर सियासी तौर पर देखने को मिलता है। झूठी तारीफ, चमचागिरी, और यही चमचे आगे जाते हैं और मामला पैसों में तय होते जी। यानी सियासत को एमआईएम जो बोलती है कि हम साफ सुथरा करने आए, मैं समझता हूं इन्होंने तो इसकी हाइट कर दी। अब पार्लियामेंट में उस्मानाबाद, पूना, साउथ सेंट्रल बम्बई, भिवंडी, इन्होंने 4 उम्मीदवार खड़े करे। अहमदनगर में भी खड़े किए थे, मगर जनता ने उम्मीदवार के आखिर ठिकाने का इस वास्ते फॉर्म नहीं भर पाया। कितने कितने वोट मिले? 800, 600, 1400। क्या मकसद था जी? क्या मकसद था? अच्छा, वहां तंजीमी ढांचा भी नहीं, वहां पे पार्टी का कोई काम भी नहीं। आप इन बिटवीन द लाइन्स, इसके पस मंजर में क्या होगा सोचिए ना। तो एमआईएम जिस मकसद के तहत आई थी कि साफ सुथरी सियासत करेंगे, नौजवानों को, उभरते हुए लोगों को आगे बढ़ाएंगे, ये तो अच्छा हुआ कि इम्तियाज जलील पार्लियामेंट हार गया, नहीं तो असेंबली में उसके पोट्टे को भी टिकट दे देते थे, बिलाल जलील उम्मीदवार हो जाते थे। मुसलमान की फैमिली बोलो तो क्या है मालूम तुमको? इम्तियाज जलील, अहमद जलील, बिलाल जलील, ये मुसलमान, बाकी कोई ना कोई है न जाए। खैर, अब उस मसले पे ज्यादा बात ना करें तो बेहतर है, वो कोई ज्यादा अहमियत का मसला नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा दूसरे सवाल पूछो, ये मामला बातचीत की भी काबिल नहीं है जी। तो अभी आपने, जैसा आपने एमआईएम छोड़ दिया और फिर आपने समाजवादी की तरफ आपका रुख मोड़ लिया, तो उससे रिलेटेड थोड़े सवाल आते हैं मेरे। पूछिए ना। जैसे कि आपको समाजवादी पार्टी में जाने के लिए क्या चीज ने मोटिवेट किया? देखिए, मैंने इस बात की कोशिश की कि सियासी तौर पर अगर चुनाव लड़ना है तो कोई ना कोई पार्टी में जाना होता है। अब भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना या अजीत दादा की पार्टी में हम जा नहीं सकते। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? उद्धव बाला साहब ठाकरे में भी थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, कांग्रेस या राष्ट्रवादी पार्टी। तो ये जो मशरक़ी हल्के की सीट थी वो कांग्रेस के कोटे की सीट थी। हमने इस बात की कोशिश की कि कांग्रेस का टिकट हासिल किया जाए। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उनके फोन आए, मैं उनके पास पहुंचा, मगर एमआईएम के दबाव में उन्होंने मुझे अकोमोडेट नहीं कर सके। समाजवादी पार्टी भी महाविकास अघाड़ी का एक घटक है, एक हिस्सा है। अबू आसिम से मेरे पुराने रिश्ते और ताल्लुकात है। मैंने उन्हें फ़ोन किया और गफ्फार भाई आ जाओ शाम में, मैं आपको दे देता हूँ ये भी फॉर्म। मैं शाम में गया, खाना खाया। बहुत अच्छा इंसान है, मेरा दोस्त है। हम गए, मेरे बहुत खुश होगा। आप जैसा बहादुर आदमी मुझे चाहिए था, मेरे साथ में एक क़ुव्वत बनेंगे, हम मिलकर अच्छे काम करेंगे। ये भी फॉर्म दे दिया, खाना खाया, वापिस आया, फिर मैंने फॉर्म भर दिया।
समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि अबू आसिम मुस्तकिल तौर पर महाराष्ट्र की असेंबली में, असेंबली के बाहर मुसलमानों की बात करता है, दूसरे तबकात की बात भी करता है और वो खुव्वत से काम करता है। इसलिए अबू आसिम हमारा पसंद है, चॉइस है। पहला चॉइस था कांग्रेस, एक बड़ी पार्टी है, फिर समाजवादी तीसरे नंबर की पार्टी है। आज हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी कोई है तो समाजवादी है। उनके 37 MP हैं, 8 मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, 125 MLA हैं, महाराष्ट्र में खुद 2 MLA हैं उनके। तो तीसरी बड़ी सेकुलर पार्टी समाजवादी है। और मुझे खुशी है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस इंटरव्यू में कहना चाहता हूँ कि अबू आसिम साहब ने मुझे एक मौका दिया, समाजवादी के टिकट देकर अब साइकिल की निशानी पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाई अगर आप चुनाव जीत के आ जाते हैं तो आगे आप क्या डेवलपमेंट्स देख रहे हो औरंगाबाद में? क्या क्या बेहतरी और हो सकती है देखो, शहर में? सियासत के माध्यम से आप समाज की सेवा कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ स्कीमात होते हैं, उन स्कीमात से आप फायदा उठा सकते हैं। आमदार को कुछ पर्सनल निधि मिलती है या फंड्स मिलते हैं, उसकी बुनियाद पे वो अपने इलाके में डेवलपमेंट कर सकता है। अगर आमदार के पास विजन है, जो मैं समझता हूं मेरे पास है, हम हमारे एरियाज में बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की हैसियत से जो स्कूल्स है उनका अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, कंप्यूटराइजेशन कर सकते हैं, डिजिटल बना सकते हैं, वहां पे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हेल्थ के सेक्टर में जो फैसिलिटीज हैं उसको अपग्रेड कर सकते हैं, अवाम का काम कर सकते हैं। और जहां जहां नाइंसाफी होगी, हमारे किसी दलित भाई पे हो, ओबीसी भाई पे हो या मुसलमान पर हो, हम ताकत से, संवैधानिक पोस्ट होने की हैसियत से अपना एतराज उठा सकते हैं। इस मामले को हम असेंबली में ले जा सकते हैं। रही मुसलमानों की बात, तो 2 मसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है औकाफी जायदाद का, जिस पे कई जगह गवर्नमेंट कब्जा करके बैठी, कई जगह इम्तियाज अली जैसे वो कब्जा करके बैठे, कई जगह मुसलमान कब्जा करके बैठे, कहीं गैर मुस्लिम कब्जा करके बैठे। अगर ये औकाफी जायदादें मुसलमानों को मिल जाती है तो बहुत बड़ा माशी इनकलाब आ सकता है। दूसरा, एक रिजर्वेशन का मामला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों को तालीम के मैदान में रिजर्वेशन को अपहेड किया था, इसको भी उठाना पड़ेगा। जिस तरह से जगंगे पाटिल साहब उनके समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम समझते हैं उनके साथ मिलकर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात भी होना चाहिए और पूरे तबकात को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मदद मिलना चाहिए। जैसे आप अभी कुछ दिन पहले जगंगे पाटिल साहब के घर पे गए थे, आप उनसे मिल गए, तो आप उनकी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सूरत शक्ल से लीडर नहीं होता। अगर आप महात्मा गांधी को देखेंगे तो महात्मा गांधी की शख्सियत पे लीडर नहीं रहता। महात्मा गांधी की वो बात को याद कीजिए कि जब तक मेरे इस भारतवर्ष का हर आदमी लिबास पहनने के काबिल नहीं होगा, उस वक्त तक मैं लिबास नहीं पहनेगा। दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाला मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग सीनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनकी शक्ल सूरत देखिए। इब्राहिम लिंकन की शक्ल सूरत देखिए। अगर जगंगे पाटिल को उसकी शक्ल सूरत पे आप असेसमेंट करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी नाइंसाफी। जहां विजन होता है
शक्ल सूरत की कोई अहमियत नहीं होती। दूसरी बात, तालीम के मौके सबको मिलना चाहिए। कोई लीडर तालीम में अगर कम है तो इसका मतलब उसके पास विजन है, ऐसी बात नहीं। वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, चौथी पास था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, जनता के काम आया। शक्ल सूरत, लिबास, स्टाइल, गॉगल, बालकनी में से हाथ बताना, ये लीडर की क्वालिटी नहीं है, ये पिक्चर में काम करने वाले सेलिब्रिटी क्वालिटी है। आपको तो जनता के बीच में रहकर उनका विश्वास जीतकर, उनकी समस्याओं को समझकर उनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। वो बात मैंने जगन के पार्टी में महसूस किया। ना मैं पर्सनालिटी की बात करूंगा, ना ड्रेस की बात करूंगा, ना गागर की बात करूंगा। समाजवादी पार्टी का एक और एक हिस्सा है, इकरा हुसैन नाम है उनका, आई थिंक, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? इकरा हुसैन जिस खानदान से आती है, उनके खानदान में सब सियासी लोग हैं। उनके वालिद ग्राम पंचायत से पहुंच के सेंटर तक पहुंचे। उनका भाई एमएलए है। उस खातून ने लंदन में तालीम हासिल की, वो बाग एट रहा है और बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा काम करती है। जिस घराने और ख़ानदान से आती है तो उनका पूरा ख़ानदान सियासत से वाबस्ता है। और मैं समझता हूँ उनके सोशल मीडिया पे बहुत फैन फॉलोइंग है। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इकरा हुसैन को हमारे इस इलेक्शन के कैंपेन में दावत दें। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बहन इकरा हुसैन आएगी और हमको उससे मदद मिलेगी। आपकी रीसेंट पार्टी छोड़ के आपको समाजवादी में जाने का मौका मिला, तो आपको एक बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस क्या नोटिस हुए? आपको क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़े? नहीं, हमने तो एमआईएम का पूरा सेटअप बनाया, इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई थी। इन्होंने एंड टाइम पर हमको जुबा करके मुश्किलात खड़े कर दिए। हमारा एक नैरेटिव था, काम करने का प्रोसीजर था, सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया। खैर, चैलेंजेस को, संघर्ष को हमने जिंदगी भर किया है, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। जैसे आपका एक चीज पे क्या बोलना है? आप इम्तियाज जलील साहब खुद को शाहरुख खान बुलाते हैं। अगर वो दंगा गए जी, कहाँ बात करेगा तुम शाहरुख खान कह है? शाहरुख खान सुना तो आत्महत्या करेंगे, क्या गया तुम? ये और बात है। मगर हाँ। उनके मकान का जो नाम है ना, मन्नत, मैंने सुना कि शाहरुख खान ने वो देख के अपने मकान का नाम मन्नत रखा। ऐसा मैं सुना भी, हकीकत मालूम नहीं मुझे जी, हकीकत मालूम। वो तो मिस्टर 40% है, इम्तियाज जलील मिस्टर 40% है। जो भी काम गवर्नमेंट का होता है उसमें 40% कमीशन इम्तियाज जलील को पहुंचना होता है। तो जब भी वो काम भी कामयाब होता है, वो बिल भी निकलता है। तो बराए मेहरबानी मिस्टर 40% की बात मत कीजिए। मिस्टर 40% इम्तियाज जलील हैं। जो समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा गोल्स हैं, जो उनको आगे जाके जो उनके गोल्स है, जो उनको पूरा करना है लोगों के लिए, समाज के लिए, तो उसमें आप कहाँ पे खुद को देखते हैं? आपका रोल उसमें? नहीं, सच बात तो ये है, समाजवादी पार्टी नेशनल लेवल पर इंडियन नेशनल इंक्लूसिव अलायंस का हिस्सा है, इंडिया जिसको कहते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ में इनका पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है भारतीय संविधान को बचाना। दूसरा ऑब्जेक्ट है फिस्ताई ताकतों को, ये जो रेसिस्ट फोर्सेस है, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, कट्टर हिंदूवादी पार्टियां, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनको रोकना है। तीसरा विकास के काम करना है। तो इस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में
पवार साहब के साथ में, उद्धव ठाकरे साहब के साथ में, नाना पटोले जी के साथ में है। और मैं समझता हूँ आज महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान, सबसे बड़ी चुनौती ये है, क्या ये देश महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद के रास्ते पर चलेगा? क्या ये देश मोहन भागवत, गुरु गोरवालकर या आरएसएस के रास्ते पर चलेगा? यह फैसला आज हिंदुस्तान को करना है, यह फैसला महाराष्ट्र को करना है कि देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलेगा या आरएसएस की मनुस्मृति पे चलेगा, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने 1926 में अपने हाथों से आग लगाई थी, जलाया था। तो ये एक आइडियोलॉजिकल जंग चल रही है, और इस आइडियोलॉजिकल जंग का एक हिस्सा बीजेपी, आरएसएस, शिंदे सेना, अजीत पवार जी महाराष्ट्र में है, और इधर उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले और अबू आसिम। तो यकीनन ये मकसद बहुत अहम, अजीज है, हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। आपके बीजेपी के जो रिसेंट इयर्स में जो डिसीजंस थे, उनको लेके आपके क्या व्यूज है? कौन से रिसेंट डिसीजन? बहुत सारे डिसीजंस है, जैसे अपना इसका फंड्स का बहुत चलता है, जो पीएम केयर फंड्स थे। कौन सा? पीएम केयर फंड्स, और बहुत सारे वैसे डिसीजंस थे। तो उस पे ये देश की जुडिशरी की आंखों पे पट्टी वो थी, वो पट्टी है। पीएम केयर फंड क्या बात करें? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कीजिए, आप फैसलों की बात कीजिए अदालती। इसमें जो सब में ज्यादा तकलीफ है, जो टारगेट हो रहा है, वो ऐसे ऐसे कानून बनाने का काम कर रहे हैं जिससे अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा हुआ समाज, देखो एट्रोसिटी के बारे में जो मसला दलितों की आत्मा से जुड़ा हुआ है, वहां भी हस्तक्षेप किया। अभी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कॉमन सिविल कोड बना दिया। महाराष्ट्र में वक्फ की कमेटी आई थी, वक्फ एक्ट में तरमीम की बात कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा ऐसा एजेंडा है कि वो देश के जो सेक्युलरिज्म के ताने बाने हैं उसको खत्म करना चाहता है, मेजॉरिटेरियन सिस्टम को लाना चाहता है। और मेजॉरिटेरियन भी कौन सा? जो मनुस्मृति का है। आपको कोई ऐसा पुश बैक या कोई चैलेंज का एक अंदाजा है जो आपको पब्लिक से मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी से मिलेगा? एक सॉर्ट ऑफ आप हेटेड बोल सकते हो, जो लोग जैसे इंदिरा जी साहब के सपोर्टर्स हैं, उनसे जो एक हेटेड आ जाएगा आपकी तरफ। नहीं, एक बात तो ये है, ये जनता सब जानती है। जब हमने एमआईएम को इस्तीफा दिया, कई लोगों ने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पब्लिकली, प्राइवेटली एंड पर्सनली हमारे साथ अपना सिंपैथी, अपने इमोशंस को शेयर किया। उन्होंने हमारी बात को समझा, हमारी बात को अप्रिशिएट किया, और आज भी बहुत बड़ी संख्या में सिंपैथी वेव हमारे साथ में है। कॉमन आदमी बोलता, इम्तियाज जलील साहब पे कुछ झकमगा नहीं लगाए, ये आम आदमी की भाषा है जो मुझे पसंद नहीं है। उसका मुहज़्ज़िब अंदाज ये है कि भाई, तुमने 2014 में असेंबली में मध्य से चुनाव लड़ा था, वहीं रहते, इधर क्यों आप तशरीफ ला रहे हैं? क्यों गफ्फार खादी को जुबा करने के लिए, अपने मकसद के लिए आ रहे हैं? बहरहाल अवाम की सिंपैथी माशाअल्लाह बहुत ज्यादा है, और ये सिंपैथी में रोज बरोज इजाफा होते जा रहा है। वो खुद मुझे कह रहे, अरे पतंग ने तुमको धोखा दिया, अब साइकिल ना साहब, अब साइकिल वोट देंगे हम। साहब आप पहचानते ना हम? कैसा है
10 सालों में इस मशरक़ी हल्के के कोने कोने में वो जय भवानी का टोक हो या मोंढे का टोक हो, शबनम नगर की गली हो या तक्षशिला मैदान हो, या नारेगांव की ईशान मस्जिद हो या भारत नगर का कोना हो, क्या वो हिनानगर की बाउंड्री हो, क्या हमारे चंपा चौक के आगे चेरीपुरा का स्टॉप हो, ये पूरी कंस्टिट्यूंसी में अल्लाह के फजल करम से बहुत चाहने वाले हैं, तमाम तबकात के हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सिंपैथी बहुत ज्यादा होते जा रही है, और सिंपैथी की बुनियादी वजह यह है कि एमआईएम पार्टी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और आपने जैसे आप समाजवादी में आप जा चुके हैं, तो आपने उसके अंदर कोई ऐसी चीजें नोटिस की जिसमें आप एक बेटरमेंट लाना चाहते हैं? उनकी पार्टी में कोई ऐसी चीज है जो आप समाजवादी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो भी है वो थोड़ा सा एमआईएम के मुकाबले में कमजोर है। आएगा ना, जब अच्छे अफराद आएंगे, हम आएंगे, कुछ और लोग आएंगे, लोगों को बात समझ में आएगी, तो उसको इम्प्रूवमेंट होगा। और एक्चुअली जहां कहीं डेवलपमेंट होता है वो सत्ता के माध्यम से होता है। अगर मुझे मकान के सामने का रास्ता बनाने का भी है तो मैं जेब के पैसों से नहीं बनाऊंगा, मैं गवर्नमेंट के फंड से बनाऊंगा। अस्पताल में कोई चीज लाना है जनता के लिए तो गवर्नमेंट के फंड्स की जरूरत पड़ती ना, स्कूल को अच्छा करना है तो फंड की जरूरत पड़ती है। तो जब आप दुआ कीजिए हम विधायक बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फंड्स भी आएगा, काम भी होंगे, और समाज भी काम की बुनियाद पर जुड़ेगा और नाम भी होगा इंशाअल्लाह ताला। आपको लगता है कि समाजवादी ज्वाइन करके आपको एक पर्पस या कोई डायरेक्शन मिला है कुछ करने के लिए औरंगाबाद शहर में? डायरेक्शन से बढ़ के जब मैं बेसहारा हो गया था तो अबू आसिम ने हमारा हाथ थामा और हमारी सियासी जंग में कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहने की जो बात की, वही हमारा अचीवमेंट है। जी, पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपने एक चीज कही थी, आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी एकदम स्टार्ट में, तो आपका वहां का पोजीशन क्या थी? और नहीं, आपकी कांग्रेस पार्टी में जब मैं गया तो बहुत छोटा था जी। ये 92 की बात है, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, शरद पवार कांग्रेस में थे, दादा मियाँ के मकान पर आए थे। मैं समझता हूँ मैं मुसलमानों में वाहिद शख्स था जिसने भाषण किया था, तकरीर की थी। उस वक्त पवार साहब से इंट्रोडक्शन अच्छा हुआ था। फिर जब पवार साहब ने 99 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई तो वो जो कोर कमेटी थी उसमें मैं भी था। हमने अगस्त 1999 में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसलिए पवार साहब ने मुझे गवर्नमेंट बनने के बाद महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन का मौजूद रुकन बनाया और मैं 6 साल मेंबर था। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सेक्रेटरी जो होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का प्रोटोकॉल होता है, वो मुझे पोस्ट दी थी। फिर मैं पार्टी में रहा, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेवलप किया, मगर 2014 से ये सियासत का जो चस्का बोलते ना, ये जो सियासत का शौक चलता रहा, 2024 आ गई है, उम्र के 67 साल हो चुके हैं। शायद ये इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। मैं इसी उम्मीद से असद साहब के पास गया था, मगर क्या करते, कायद मोहतरम के पास हमको वक्त देने के लिए 3 मिनट नहीं थे। हमारी बात सुनना तो दरकिनार, हमको टिकट देना तो दरकिनार। खैर, किस्मत की बात है, बड़े आदमी हैं, नेता है, जनता उनके पीछे है, मगर ऐसा अपने साथ हो गया।
उनके पास बहुत चीजों के वक्त रहता। हमने घंटों घंटों साथ गुजारे। कई वक्त तो ऐसा हुआ कि मैं समझता हूँ दिन में 6 घंटे 5 घंटे साथ में रहा। बड़ा मैंने बहुत वक्त गुजारा, बहुत वक्त दिया। पब्लिक के सामने उन्होंने बहुत वक्त हमारे गाँव को चूमा। बुलडाना में तो उन्होंने उनकी कुर्सी पे बिठा दिया हमको। मगर सियासत के हथकंडे, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता भाई। जैसे वो कपड़े पहनते वैसा अंदर से नहीं रहते। जैसी बर्ताव करते वो हकीकत नहीं रहती। हकीकत तो ये है कि जब देने का वक्त आता है उस वक्त आदमी की पहचान होती है। वो बच्चन की बात अलग है। आप जैसे आप जब आपकी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे सियासत की, तो अभी आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, अगर आप अभी आपके पुराने सेल्फ को कुछ बोल सकते हैं, अगर बोल रहे होते, कोई राय दे रहे होते। मुझे खुशी है कि मैं ना सियासी घराने से आया हूँ। मेरे वालिद का इंतकाल जब हुआ, जब मेरी उम्र 5 साल थी, ना मुझे उनका चेहरा याद है ना उनकी शख्सियत याद है। मेरी माँ प्राइमरी स्कूल टीचर थी। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्कॉलरशिप पे एजुकेशन कंप्लीट किया। स्कॉलरशिप इतनी कम होती थी कि मैं 2 रुपये का नाश्ता भी नहीं कर सकता था। मैंने बड़ी कसम पूसी और गरीबी से, खुददारी से जिंदगी गुजारी है। फिर मैंने अपने शादी, बाल बच्चे, घरदार ये काम किया है। मुख्तलिफ समाजी काम भी किए हैं। मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं। मैं आपके सामने अल्लाह के बारगाह में शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे मौके दिए, बहुत तरक्की के रास्ते बनाए। जो कुछ खामियाँ, खराबियाँ, कमज़ोरियाँ हैं वो मेरी शख्सी तौर पे है, वरना मुझ पे तो अल्लाह की बहुत नवाजिशें हैं। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ज़िंदगी के मामलात में मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा मदद की है। अगर आप जैसे आप अभी तक, मेरे को लगता है आपने 3 पार्टियों का हिस्सा रह चुके कांग्रेस, एमआईएम और अभी समाजवादी। तो आप एक टियर लिस्ट में इनको कैसे वो करोगे? भाई, सियासत में एक बात सुन लीजिए, न परमानेंट दोस्ती रहती न परमानेंट दुश्मनी रहती। जो आदमी सियासत में काम करता है एक मकसद के तहत काम करता है। मैंने असद साहब से भी कहा था कि साहब, मैं आपका मोतक़िद नहीं है, मैं पार्टी का एक एक्टिविस्ट हूँ, पार्टी का एक जिम्मेदार हूँ, असेंबली का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जो बात आपकी सही है सियासी तौर पे वो सुनूंगा, बाकी मामलात में मैं आज़ाद हूँ। ये और बात है कि एमआईएम में भक्तों की फौज ज़्यादा है। अब वो सही भक्त है कि दिखावे के भक्त है, उसका ना मैं स्क्रीनिंग कर सकता ना नाग को टेस्ट कर सकता। मगर अपनी ज़िंदगी में एक बात जो मेरा दुश्मन भी कहेगा, हम सब बात साफ गोई से मुंह पे कहते हैं। जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे दिल में है, वही बात हमारे ज़बान पर है और इंशाअल्लाह रहेगी। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि मैं आपके स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं एवरेस्ट का स्टूडेंट हूँ। तो एक आपकी कार है पजेरो जिसमें आप अभी आए हो, तो मेरे को एक मैंने खुद से इम्प्रोवाइज किया क्वेश्चन कि जब भी मैं आपके स्कूल में था 4th 2nd 3rd में, तो वहाँ पे एक डर का माहौल बन जाता था जब आपकी कार आती थी। कि ये वैसे क्वेश्चन पॉलिटिक्स से हट के है काफ़ी, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो कार की स्टोरी क्या है, व्हाट इज, ऐसा गफ्फार खादरी की सिग्नेचर कार है वो। देख कैसा है जी, मैंने कभी भी अपना पतलून, अपना बुशर्ट, अपनी चप्पल अपने खुद से नहीं खरीदी। मेरा बेटा जिब्रान खादरी जो एमटेक है, कंप्यूटर इंजीनियर में, इंजीनियरिंग कॉलेज संभालता है, कंस्ट्रक्शन के काम करता है, पैसे कमाता है, वो पैसे मैं खर्च करता हूँ। तो ये जो चॉइस है उसका चॉइस है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने लैंड क्रूजर खरीदी, मेरे बेटे ने कहा अपने को लैंड क्रूजर खरीदने का है, बहुत अच्छी बात है। हम गए, खरीद के लाए, काफ़ी कीमती कार है।
मैं क्या समझा वो कार उस खुद के वास्ते खरीद रहा शायद। अच्छा, वो आपके लिए। तो फिर मैंने क्या कहा, बेटा ये चाबी और कार आपके पास रहने दीजिए, मेरे पास जो इनोवा है मैं वही इस्तेमाल करूंगा। तो उसमें नहीं 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 अब्बा जी, ये आपके इस्तेमाल के लिए हमने मंगाई है, ना मैं चलाऊंगा ना मैं बैठूंगा, आप बैठेंगे तो मुझे खुशी हो। तो पजेरो भी वैसी गाड़ी है वो। अच्छा, दूसरी बात, जो डर का माहौल है ना, हम भी बच्चों से डरते, टीचरों से डरते, और आप बोलते हमसे डरते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये और बात है कि साफ गोई की वजह से हम बातें साफ साफ मुंह पे कह देते हैं कि भाई ये बात सही नहीं है, ये बात सही है। अगर हमसे गलती भी हो जाए तो इतना ज़र्फ है, हम कहेंगे भाई हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ये अपना एक पर्सनालिटी का हिस्सा है। मैं क्या करूं, मुझे कोई चीज़ गलत दिखी उसी वक्त मुंह पे कह देता हूँ। मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो पीठ थपक देता हूँ। अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं इस बात का ज़र्फ भी रखता हूँ कि माफ़ी मांगूं और कह दूं भाई मुझसे गलती हो गई। अब इतनी साफ साफ तबीयत होने की वजह से बाज़ वक्त लोग समझते कि भाई पार्टी गुस्से वाली है, थोड़ा सा तेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही पजेरो की बात, वो तो हमारे बच्चे की पसंद की है। अभी उसने कहा नई कार खरीदा, कौन सी, स्कोडा VR240। मुझे मालूमात भी कुछ समझता नहीं मेरे को। VRS की बात करें, उसने बिल्कुल समझता भी नहीं वो। इवन ये पजेरो गाड़ी चलानी नहीं आती मेरे को। अभी एक मोबाइल फोन भी है ना, कंप्यूटर भी है, कुछ मुझे आता नहीं है। अब देखो ना भाई, उम्र के 67 साल में दुनिया डिजिटल हो गई। अब ये जो अपन कर रहे हैं ना इंटरव्यू, उसको मैंने पूछा क्या कहते हैं, तो कहा गया कि पॉडकास्ट कुछ तो भी कहते हैं। हाँ। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे सामने बैठा हूँ भाई। जी, जैसे अभी जिब्रान भाई का जिक्र निकला, आगे जाके आपको लगता है कि वो उनकी एक खुद की सियासत की जर्नी स्टार्ट कर सकता है? मैंने अपने बच्चों को कभी इस बात पर मजबूर नहीं किया कि वो हमारी बात के हिसाब से प्रोफेशन करे। मेरी बेटी डॉक्टर है, गायनाकोलॉजिस्ट है, दूसरी बेटी डॉक्टरी पढ़ गई है। जिब्रान से मैंने पूछा क्या करना है, उसने कहा कंप्यूटर इंजीनियर करना है। ठीक है, यह और बात है कि वो कंप्यूटर इंजीनियर होने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी देखता है। तो मैं हंसते हंसते कहता हूँ, बाप ने MD पीडियाट्रिक्स किया, सियासत में आ गया। बेटे ने कंप्यूटर इंजीनियर किया, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज संभालता है मगर कंस्ट्रक्शन का काम भी देखता है। सियासत में आना नहीं आना उनका अपना चॉइस है। मगर एक बात है कि 10 साल 20 साल 15 साल की सियासत के बाद खानदान का कोई ना कोई आदमी जगह लेता है। हमारे दामाद भी उमर खादरी साहब भी हैं, उनका भी कोई पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जिब्रान खादरी का भी नहीं है, मेरी बेटियों का भी नहीं है, मेरी बीवी का भी नहीं है। अब देखते हैं कौन कमान संभालता, कौन काम आगे बढ़ाता। अगर आप खुद से चाहते कि आपकी फैमिली से कोई एक इंसान आपकी लेगेसी को कैरी करे, तो वो कौन होगा? नहीं तो ये उनका अपना चॉइस रहेगा ना। आपका एक पर्सनल व्यू उस चीज पर? कोई भी नहीं, कोई भी आया तो ठीक है। इफ दे वांट टू कंटिन्यू लेगेसी, वेल एंड गुड। इफ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, वेल एंड गुड। उनका अपना चॉइस है। प्रोफेशन, एक्टिविटीज, सोशल वर्क जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। क्यों, तो मैंने कभी भी कोई चीज किसी पे इम्पोज नहीं किया और मैं करूंगा भी नहीं इंशाल्लाह। अब देखिए हमारा बेटा दाढ़ी रखता है, मुझसे कहने लगा, तो मैंने एक ही बात कही उससे, आप दाढ़ी रखना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात, मगर फिर तुमने इसको कटवाना नहीं। ये कंडीशन के साथ में आप रखिए। तो बगा जो चीजें जिसको करना है करे, मगर जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। ये मेरा कहना है। जी, अभी जैसे मैं एज ए टोल्ड यू, मैं एवरेस्ट का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को तो दो ही चीज़ें पता है कि एक एवरेस्ट स्कूल है, उसी के बाजू एवरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उसके अलावा क्या क्या स्कूल्स और कॉलेजेस हैं आपके? नहीं देखो ना, खुदाबाद में B.Ed M.Ed कॉलेज, फिर वही एवरेस्ट स्कूल में एक B.Ed कॉलेज भी है, वीमेंस B.Ed कॉलेज भी है। इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं। तो ये होगा एवरेस्ट सोसाइटी का एक 8 एकड़ का कैंपस, एक 15 एकड़ का कैंपस।
अंजुमन के तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, मगर अगर मैं आमदार बना, इंशाल्लाह बनूंगा इंशाल्लाह। एक सीबीएसई स्कूल अपने खर्चे से किसी से फीस लिए बगैर बिना लिहाज मजहब मिलत, मुस्लिम मेजॉरिटी रहेगी, हिंदू कुछ परसेंटेज रहेगा, चलाऊंगा 100 बच्चों का, यानी 100 बच्चों की बैच रहती है ना, 2 बैचेस का चलाऊंगा। और इंशाल्लाह हर साल 100 बच्चों की शादियां भी करूंगा, ये मेरा पर्सनल एजेंडा है। और जितने अइम्माए मसाजिद है, दीनी शख्सियतें दूसरे धर्म की भी है, उनके फ्री अस्पताल बनाऊंगा अपने खर्चे से। माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा अमाउंट ज़कात में भी जाता है, नेक कामों में भी जाता है, काफ़ी इनकम टैक्स भरते हैं हम, कुछ ना कुछ पैसे चैरिटी में लगाएंगे। वो सियासत से हट के चीज़ है जो मुझे करना चाहिए, और चूँकि बात निकली समाजी काम करने की, वैसे काम इंशाल्लाह हम अंजाम देंगे। और भी ऐसे कोई आपके पर्सनल गोल्स है, जैसे स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स आप बोल रहे हो? एक मेडिकल कॉलेज बनाने की इच्छा है। मेडिकल कॉलेज, अब उम्र साथ देती, वैसे रिसोर्सेस आते, एक ऐसा बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाने की इच्छा है जो 200 सीट का रहे, और ना सिर्फ एमबीबीएस बल्कि साथ में होम्योपैथी का भी, बीयूएमएस का भी, बीएएमएस का भी, डेंटल भी और नर्सिंग का भी, जितने मेडिकल कोर्सेस है, फिजियोथेरेपी का एक बड़ा कैंपस, एक जगह खरीदा हूँ, अब थोड़ी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 25 एकड़ का कैंपस रखता है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्र साथ देना, रिसोर्सेस होना, फिर अल्लाह की मदद होना, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह बनाऊंगा, और मिसाली मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए।